साथियों नमस्कार। आज का वीडियो म्यूचुअल फंड के विषय में मैं बना रहा हूं। मेरे कुछ फॉलोअर ने मांग की है कि मैं म्यूचुअल फंड कौन से म्यूचुअल फंड में वो निवेश करें, इस बारे में भी एक वीडियो बना के उनको समझाऊं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये अंतर पता होना चाहिए कि जब हमारे पास अतिरिक्त सेविंग होती है तब हम उसको बैंक एफडी में लगाएं या म्यूचुअल फंड में लगाएं या प्रॉपर्टी में निवेश करें, कौन से हमें अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं या ज़्यादा बेहतर रिटर्न हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही तुलना करेंगे कि म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, प्लॉट, ज़मीन जायदाद या बैंक एफडी में से कौन सा निवेश आम निवेशकों के लिए बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी की तुलना करते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपये हैं और आप उन 5 लाख रुपए से कोई प्लॉट या कोई भूखंड, कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीदते हैं, और दूसरी तरफ आपके पास ये विकल्प है कि आप इन 5 लाख रुपए को किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। अब आपने 5 लाख रुपए मान लीजिए किसी भूखंड में लगाए और कुछ ही दिनों के बाद आपको पैसे की आवश्यकता पड़ गई, यानी 2-3 साल बाद आपको पैसे की आवश्यकता पड़ी, तब आप उस भूखंड को बेचने जाते हैं और आपने मूल 5 लाख रुपए लगाए हैं, तो ये आवश्यक नहीं है कि वो भूखंड आपका 6-7-8 लाख रुपए में बिकेगा ही। दूसरा, आप उस भूखंड का एक टुकड़ा नहीं बेच सकते। आपको मान लीजिए लाख रुपए की आवश्यकता है, आपने 5 लाख रुपए भूखंड में लगा दिए, तो आप एक टुकड़ा बेच के उसमें से लाख रुपए नहीं निकाल सकते। लेकिन हमारे म्यूचुअल फंड के अंदर यदि आप निवेश करते हैं, हमारे का मतलब मेरा कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, मैं कोई पर्सनल म्यूचुअल फंड नहीं चलाता हूँ। हमारा वर्ड मैंने इसलिए बोला कि मैं शेयर मार्केट से संबंधित हूँ। तो हमारे मार्केट से संबंधित किसी भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को लगाते हैं, तब आप उसकी 1 यूनिट बेच के भी पैसा निकाल सकते हैं, आप आधी यूनिट बेच के भी पैसा निकाल सकते हैं। आप मिनिमम 500 रुपये तक भी उस म्यूचुअल फंड में से निकाल सकते हैं। जैसी आपकी आवश्यकता हो उतना पैसा आप निकाल सकते हैं। आपके बचा हुआ पैसा मार्केट में निवेशित रहेगा और उस पर आपको लगातार रिटर्न मिलता रहेगा। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना प्रॉपर्टी की तुलना में मैं अधिक अच्छा समझता हूँ। अब आप कहेंगे साहब प्रॉपर्टी के दाम तो टूटने का डर नहीं है, शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड के दाम टूट सकते हैं। आपने 5 लाख रुपए का भूखंड लिया और मैं आपको आके कहता हूँ कि मैं इसके 3 लाख ही दूंगा, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि उसके दाम टूट गए। मैंने पहले भी इस बारे में वीडियो बनाए हैं कि मार्केट प्राइस एक ऑफर प्राइस है कि आपका शेयर या आपका म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू है, मान लीजिए आप शेयर के मार्केट प्राइस की बात करते हैं, तो ऑफर प्राइस है। आपने कोई शेयर 140 रुपये में लिया, तो मूल रूप से वो शेयर उसकी फेस वैल्यू जो होती है, मान लो 10 रुपये है तो 10 रुपये का ही था। 130 रुपये तो उस पर प्रीमियम अदा किया गया था, और प्रीमियम घटता बढ़ता रहता है। यदि कोई व्यक्ति आपको 100 रुपये प्रीमियम देता है आपके 10 रुपये के शेयर पे, तो उसका मार्केट प्राइस हो जाएगा 110 रुपये। तो एक ऑफर है, आपका 5 लाख का भूखंड मैं कह दूँ कि मुझे 3 लाख में बेचते हो क्या, तो यदि इसका कोई मार्केट चल रहा होता तो और मेरे ऑफर प्राइस के अनुसार भाव आ रहे होते, तो वो 3 लाख रुपये हो जाते। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आपका भूखंड 3 लाख का हो गया। आपने 5 लाख का लिया, आप मुझे 3 लाख में नहीं बेचेंगे, आप उसको होल्ड करेंगे। तो फिर म्यूचुअल फंड यूनिट को यदि मार्केट टूट जाता है, आपके म्यूचुअल फंड का निवेश 5 लाख से घट के 3 लाख पे आ जाता है, तो कुछ समय के लिए उसको भी होल्ड करने में क्या परेशानी है। इसीलिए हम ये सलाह देते हैं कि आप सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिप के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। आज आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो आपको 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ये तो हमारे छोटे कस्बे के लिए बात है। ये छोटा सा कस्बा है मेरा, इसको पिंडवाड़ा कहते हैं। मैं पिंडवाड़ा एक छोटे कस्बे में निवास करता हूँ। तो यहाँ आपको 5-10 लाख में भूखंड मिल जाते हैं। हो सकता है मेरे फॉलोअर बम्बई, बंगलोर, बड़ी बड़ी सिटियों में, अहमदाबाद वगैरह में देखेंगे तो वहाँ तो आपको भूखंड के लिए 20 से 30 लाख रुपए एक मुश्त खर्चने पड़ेंगे। लेकिन छोटा निवेशक 1000 रुपये की सिर्फ म्यूचुअल फंड में शुरू करके भी अपना धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टी बना सकता है। एक तरह से आपकी ये संपत्ति बन जाएगी म्यूचुअल फंड के अंदर, आप यदि ग्रोथ फंड में निवेश करते हैं तो। इसका मतलब प्रॉपर्टी की तुलना में म्यूचुअल फंड आपको हमेशा फायदे में रहेगा। प्रॉपर्टी में आपको ये भी परेशानी रहेगी कि आपके भूखंड पे दूसरा व्यक्ति कब्जा कर सकता है, अतिक्रमण कर सकता है। मैं रेवेन्यू विभाग में कार्यरत हूँ, मैं ऐसे बहुत से मामले देखता हूँ, लोगों की संपत्ति पे आजकल दूसरे व्यक्ति कब्जा कर लेते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड यूनिट आपके डीमैट खाते में रहेगी, तो वहाँ कोई किसी भी तरह का आपके उसके ऊपर अतिक्रमण नहीं करेगा, वो हमेशा आपके नाम से ही रहेगी। और आप आवश्यकता अनुसार उसमें अतिरिक्त रकम भी निवेश कर सकते हैं। आप मान लीजिए 2000 रुपये महीने की सिप करते हैं, किसी महीने आपकी बचत ज़्यादा होगी, आपके पास 5000 रुपये इकट्ठे हो गए, तो आप एक मुश्त भी डाल सकते हैं। मार्केट टूटने पर भी आप एक मुश्त अतिरिक्त राशि भी डाल सकते हैं। अब आते हैं बैंक एफडी की तरफ। यदि आप बैंक में एफडी कराते हैं, शुरू में मैं भी करवाया करता था, तो आपको बैंक 7 से 8% के करीब ब्याज देता है। उस पर भी इनकम टैक्स काट लिया जाता है, उस पर भी टीडीएस काट के है, वो ब्याज टैक्सेबल है बैंक एफडी पे ब्याज। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं और उसकी यूनिट को साल भर बाद बेचते हैं, तो आपका जो भी रिटर्न आपको मिलता है
उस पर आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में आता है यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। तो बैंक एफडी से पहला फ़ायदा तो ये है कि इसमें आपको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। जो भी आपको कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। बैंक एफडी में 7-8% ब्याज मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन को मात देने के लिए काफ़ी कम पड़ता है। दूसरा, उस ब्याज पे भी आपको बैंक स्रोत पे ही आयकर कटौती कर लेता है, टीडीएस काट लेता है, आपको उस पर इनकम टैक्स भरना पड़ता है। और यदि आपकी टैक्सेबल आय है, आप धारा 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए तक नहीं बचा पाते हैं, तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम एक प्रकार का ELSS म्यूचुअल फंड भी होता है, जिसमें आपको पहला फ़ायदा तो यही हो गया कि यदि आप 10 से 20% या 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो वो रिटर्न तो आपको हाथों हाथ ही मिल गया, यानी उतना इनकम टैक्स की सेविंग तो आपकी हाथों हाथ ही होगी जब आप ELSS में निवेश करते हैं। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हुए आप बिल्कुल मत हिचकिचाइए। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा देता है और आप अवश्य म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। अब मेरे बहुत से फॉलोअर ये पूछते हैं कि मैं कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करूं। आप कृपया करके कोई अच्छा सा म्यूचुअल फंड मुझे बताइए। इस बारे में भी लोगों ने बहुत से भ्रम और भ्रांतियाँ फैला रखी है। अलग अलग ब्रोकिंग कंपनियाँ, अलग अलग कंपनियाँ जो है आपको अलग अलग म्यूचुअल फंडों के बारे में अलग अलग समय पे अलग अलग रेटिंग देती है। 2005-06 में मुझे अच्छी तरह याद है, SBI मैग्नम मल्टीप्लायर प्लस 1993 नाम से म्यूचुअल फंड स्कीम होती थी, जो आजकल SBI मैग्नम मल्टीप्लायर नाम से है। उसकी रेटिंग 5 स्टार होती थी, बहुत हाई रेटिंग होती थी। बीच में HDFC टॉप 200 फंड की रेटिंग 5 स्टार हो गई। अभी ये कोई ICICI प्रूडेंशियल फंड की रेटिंग जो है 5 स्टार बता रहे हैं। तो रेटिंग का क्राइटेरिया होता है उसके पिछले 1-2 सालों के कार्य निष्पादन में, यानी पिछले साल म्यूचुअल फंड ने जिस म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा रिटर्न दिया वो उसको 5 स्टार रेटिंग दे देंगे। अब अगली साल उस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के शेयरों की वैल्यूएशन टूट गई और दूसरे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के शेयरों की वैल्यूएशन बढ़ गई। मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड के पास बैंकिंग स्टॉक से आज से साल भर पहले तो उसकी रेटिंग बहुत कम बताई जा रही थी। सभी लोग कह रहे थे मार्केट में कि बैंक शेयरों में निवेश मत करना, भूल के भी और ज़्यादा टूटेंगे। सिर्फ मैं बता रहा था कि मैं आपसे इस बारे में क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी चाहूँगा। मैं कोई अहंकार नहीं व्यक्त कर रहा कि सिर्फ मैं बता रहा था। हो सकता है मेरे जैसे बहुत से एनालिस्ट अन्य भी ऐसे होंगे जो बता रहे होंगे। तो इस प्रकार के कुछ एनालिस्ट जो उन बैंकिंग स्टॉक्स को उनके वैल्यूएशन के आधार पर आकलित कर रहे थे वो बता रहे थे, सिर्फ मैं नहीं, अन्य भी एनालिस्ट थे जो बैंकिंग स्टॉक को के वैल्यूएशन को समझ रहे थे। वो कह रहे थे आप बैंकिंग स्टॉक्स में निवेश कीजिए। जब विजया बैंक 28-30 रुपये तक आ गया था तब भी अच्छे एनालिस्ट आपको बता रहे थे कि आप इनमें निवेश कीजिए, लेकिन कुछ एनालिस्ट आपको मिसगाइड कर रहे थे कि नहीं साहब, बैंकिंग स्टॉकों में निवेश करने का अभी माहौल नहीं है, अभी वातावरण नहीं है। तो ऐसा नहीं है। आप आपका विजया बैंक का शेयर 65 रुपये के करीब तक जा चुका है और जब ये आपका विजया बैंक 70-80 रुपये पार हो जाएगा तब आपको कहेंगे कि ये बढ़ते हुए ट्रेंड में आप इसको निवेश कर लीजिए। तो उस समय ऐसे म्यूचुअल फंडों की NAV वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी जिनके पास बैंकिंग स्टॉक्स में होल्डिंग ज़्यादा है, तब उनको 5 स्टार रेटिंग दे दी जाएगी। और आज जिनकी IT स्टॉक्स वगैरह में होल्डिंग है उन म्यूचुअल फंडों को नीचे की रेटिंग दे दी जाएगी। तो आप रेटिंग से प्रभावित मत होइए। आप अच्छे किसी भी टॉप म्यूचुअल फंड के अंदर, जैसे HDFC इक्विटी फंड है, SBI मैग्नम प्लस फंड है, ऐसा फंड जो स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप तीनों के अंदर निवेश करता हो, ऐसे किसी भी अच्छे फंड के अंदर आप अपनी होल्डिंग ले लीजिए, उसके अंदर अपनी सिप शुरू कर दीजिए। तो आप अवश्य ही लॉन्ग टर्म में आप सिप को 5 से 10 साल तक चलाएंगे तो आप अवश्य ही फ़ायदे में रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। नमस्कार।